सर हाँ जी, जीएसटी टैक्स ਵਿੱਚ है ना सर किन्ने किन्ने रेट सर हाँ जी। किन्ने किन्ने परसेंट सर चार्ज किया जाता है। सवाल दोबारा पूछो बच्चे, क्लैरिटी के साथ थोड़ा सा। सर जो जैसे लग्जरी कार है उस पर कितने परसेंट चार्ज किया जाता है। लग्जरी पे कितने परसेंट चार्ज किया जाता है जीएसटी? मेरे ख्याल में इट शुड बी अराउंड 40%। लग्जरी कार्स जीएसटी रेट। कंपनसेशन सेस 28% तो जीएसटी है उस पे, और साथ में 15 से 22% जो है वो कंपनसेशन सेस है, जो ओवर एंड अबव चार्ज किया जाता है। 15 से 22% जो है वो डिपेंडेंस की, मतलब गाड़ी कितनी पावरफुल है, आपकी कितनी सीसी की कार है, पेट्रोल की है, डीजल की है, और कितना जो है उसके ऊपर जो है, मतलब जैसे 2000 सीसी की है तो उसका ऊपर 15% होगा, 3000 सीसी की है तो उसके ऊपर 22% होगा, समथिंग लाइक दैट। 28% जीएसटी प्लस 28% के साथ अगर 22% जो है वो कंपनसेशन सेस आ गया, तो 28 और 22 जो है टोटलिटी में 50% जीएसटी लग गया उसके ऊपर, कंपनसेशन सेस मिला के। सरकार जो है इतनी आराम से इसको, मुझे लगता नहीं है कि आने वाले 31 मार्च 2026 को छोड़ देगी। एक बड़ा मेजर रेवेन्यू का सोर्स होता है, उसको छोड़ेंगे नहीं। जो बंदे को जीएसटी देने की आदत पड़ी हुई है गाड़ियों वालों को, उसकी वो आदत क्यों छुड़वाएंगे? महंगी है तो महंगी है। आप लोग जिस दिन कार खरीदोगे, मुझे लगता है उस दिन आप भी जो है लग्जरी गुड्स के अंदर उसके ऊपर कंपनसेशन सेस कभी दे के ही खरीदोगे। बट आपको जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज की डेट में याद करना है, आपका पेपर दिसंबर में ही होना है, तो आपको यही याद करके जाना है कि 31 मार्च 2026 को ये सेस भाई सब खत्म हो रहे हैं। ठीक है जी। ओके सर। सर हाँ जी। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਐਸਟੀ ਸੈਸ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। ਸਰ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਸੈਸ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਬੇਟਾ, ਜਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਘਾਟਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ 30 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਸੀ ਘਾਟਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਉਧਾਰੀ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ 30 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਘਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਸਰ। ਹੁਣ ਘਾਟਾ, ਨਵਾਂ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗਿਣਦਾ ਹੈ ਘਾਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਆਊਟ ਆਫ दैट क्लॉजेस नाउ। ठीक है जी। बेटा पीछे म्यूट कर लो आप, आपकी पीछे बैकग्राउंड नॉइस आ रही है थोड़ी सी। तो आगे हम पढ़ते हैं। मींस वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ सप्लाई, बट बिफोर वी टॉक ऑफ सप्लाई, सप्लाई जो होती है वो होती है गुड्स और सर्विसेज की। दो आइटम्स हैं जो जीएसटी के अंदर आती हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, दैट इज बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पढ़ रहे हैं। नॉइस वाला। अरे बच्चे म्यूट कर लो यार, पीछे से किसी की एक बड़ी जबरदस्त बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। सो सब म्यूट कर लो प्लीज। जब बात करेंगे जिसने बोलना हो वो डिम्यूट करके बात कर लेगा। थैंक यू। सो
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, तो गुड्स और सर्विसेज की क्या डेफिनेशन है वो डेफिनेशन एक बार समझ लेते हैं। सो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो क्लॉज जो है इसमें मूवेबिलिटी का आ गया, यानी कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि जो प्लॉट हो गया या घर हो गया, उसकी सेल उसकी परचेज के ऊपर, यानी कि वो जो है वो गुड्स नहीं माने जाएंगे। जो इमूवेबल हैं, इमूवेबल आर नॉट गुड्स, ठीक है जी, इमूवेबल आर नॉट गुड्स। बट यहां पर भी इमूवेबल के केस में भी एक क्लॉज आ जाता है, जब आप फ्लैट खरीदने जाते हो और फ्लैट अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वहां पर भी जीएसटी आता है। वो हम एक स्पेसिफिक सर्विस की बात या स्पेसिफिक गुड्स की बात करेंगे तब पढ़ेंगे। आज की डेट में हम सिर्फ इतना पढ़ के आगे चल निकलते हैं कि गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो जो है वो गुड्स है। अब मूवेबल प्रॉपर्टी में इन्होंने एक्सक्लूड किसको कर दिया, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। जो कैश मनी है, मनी किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो चेक हो, चाहे वो आपका डिमांड ड्राफ्ट हो, चाहे वो आपकी यूपीआई टाइप्स में हो, तो ये सारे के सारे जो हैं ये मनी है। मनी इज नॉट गुड्स, मनी गुड्स नहीं है। सिक्योरिटीज भी गुड्स नहीं है। सिक्योरिटी क्या होती है, जैसे आप जो है बैंक में एफडी कराते हो, तो जो आप एफडी की रसीद लेते हो वो सिक्योरिटीज हैं। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज खरीदते हो, वो सिक्योरिटीज हैं। आप किसी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स खरीद लेते हो, वो भी सिक्योरिटीज है। मींस नॉर्मली डिबेंचर्स आर कंसीडर्ड सिक्योरिटीज, शेयर्स तो शेयर्स ही होते हैं। तो ये सब भी आपके गुड्स नहीं है, ऑल्दो दे आर मूवेबल, बट वो गुड्स नहीं है। तो गुड्स जो है मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी और सिक्योरिटीज को बाहर कर दिया मूवेबल गुड्स से। बाकी जो है इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, मतलब मतलब ये आपके सिक्योरिटीज को तो उसने जो है कह दिया कि इट इज योर, जो आपके गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज को बाहर कर दिया गुड से, मगर एक्शनेबल क्लेम्स को जो है वो वापस से जो है वो गुड्स में ले आया कि एक्शनेबल क्लेम्स जो हैं ये गुड्स हैं। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं, एक्शनेबल क्लेम्स जो हैं वो किसी तरह के बिल या हुंडियां जो होती हैं वो एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं। थोड़ी सी डिटेल में हम एक्शनेबल क्लेम की आगे कभी बात करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक्शनेबल क्लेम आप याद कर लो कि एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स होते हैं, तो इतना बहुत है। थोड़ा बहुत डिटेल में कभी जो है, कभी बिल्कुल ही जैसे टाइम होगा खुल के तब बात करेंगे इसके बारे में। इसके अलावा आपकी ग्रोइंग क्रॉप्स, जो क्रॉप्स हैं मींस फसल अभी खेतों में लगी हुई है, ऑल्दो इट इज नॉट मूवेबल। अभी जो है मान लेते हैं कि फरवरी के महीने में कोई फसल जो है खरीद लेता है कि भाई तेरे खेत में जो फसल लगी हुई है वो मेरे को मेरी हुई, तो उस फसल के ऊपर जो है वो जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है वो मूवेबल गुड्स माने जाएंगे। दे विल बी कंसीडर्ड एज मूवेबल गुड्स। आपने खड़ी हुई फसल खरीद ली है, अभी वो कटी नहीं है, बट वो अल्टीमेटली कटनी है। अल्टीमेटली इट हैज टू बी सीवियर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। इसके लिए टर्म यूज हुई हुई है सीवियर्ड फ्रॉम द ग्राउंड, मींस ग्राउंड से काट लेनी है और तब उसकी जो है वैल्यू डिराइव होनी है। मींस कई कई बार ऐसा होता है कि गेहूं जो है वो खेतों में लगी होती है, सामने जो किसान है उसको पैसे अचानक से चाहिए हैं। गेहूं वो कैलकुलेट करके बैठा हुआ है कि यार ये मेरी फसल घर आ जाएगी तो मेरी 4 लाख रुपए में बिक जाएगी इस साल। वो उसको देख के, फसल देख के अंदाजा हो जाता है किसान को कि 4 लाख रुपए का माल जो है मेरे उगा हुआ है। वो अब जो है वो एक बंदा है कोई आपके उसी गांव में रह रहा है, उससे बात करता है जो साहूकार है या आड़ती है। वो कहता है कि जी मेरी मेरी फसल जो है पिछले साल भी करीब करीब इतनी ही थी, इतनी ही फसल इस बार दिख रही है, 4 लाख रुपए में बिक जाएगी, आप खरीद लो जी, मेरे को पैसे चाहिए तो दे दो। तो वहां वो साहूकार कहाँ किसी के हुए हैं, तो वो देख के कहता है कि जी 3.5 लाख रुपए दे सकता हूँ, बोल लेनी है तो ले ले, आगे जो घाटा नफा होगा वो मेरा। तो वो 3.5 लाख रुपए में वो फसल खरीद लेता है। तो 3.5 लाख रुपए जो है ये जो फसल खरीदी है, ये अगर कमर्शियल क्रॉप है, इफ इट इज नॉट वीट, वीट है तो जीएसटी नहीं एप्लीकेबल होता है। इट इज समथिंग अदर देन वीट, कॉटन क्रॉप है मान लो, तो कॉटन के ऊपर जीएसटी लगता है। या तंबाकू है तो तंबाकू के ऊपर जीएसटी लगता है। तो वो जो वीट अदर देन
वीट के ऊपर तो जीएसटी लगना नहीं, तो इस 3.5 लाख रुपए के ऊपर जो है वो जीएसटी लगेगा, क्योंकि ये जो है ये गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएगी। अभी फसल जो है कटी नहीं है, बट स्टिल इट विल कम अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी। और फरवरी के महीने में ये ट्रांजैक्शन हुई है, तो फरवरी का ही जीएसटी में आ जाएगी। ये जीएसटी हो सकता है, मींस जो फसल कट के घर आएगी मान लेते हैं ये अप्रैल में आएगी, मगर जीएसटी की ट्रांजैक्शन जो है वो फरवरी के महीने में होगी, तो जीएसटी फरवरी के महीने में ही देना पड़ेगा। 3.5 लाख रुपए आपने फरवरी में ही दे दिए हैं। तो ये एक दो एक्सेप्शंस हैं, इसको और डिटेल में आगे चल के पढ़ते चले जाएंगे। इस पॉइंट को याद रखना, जब हम सप्लाई पढ़ रहे होंगे तो वहां पर इसका हवाला दोबारा आएगा। So it includes actionable claims, growing crops, grass, and things attached to or forming part of land which are agreed to be severed. अब यहाँ पर ये जो है वो severe term आ गई आपकी, तो जो severe, ये इसको मैं हटा रहा हूं, ये सब जो लिखा हुआ है which are agreed to be severed. Severed means काटना, ठीक है जी, विच आर एग्रीड टू बी severed बिफोर सप्लाई और अंडर ए कंट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। जिसको सप्लाई के टाइम पे काटना है ये वो वाली है, मींस विच आर एग्रीड टू बी severed बिफोर सप्लाई और अंडर ए कंट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। की हमने कंट्रैक्ट कर लिया कि ये आपको सप्लाई करेंगे, हमने उसको आपको बेच दिया तो क्योंकि बेचा है इसके लिए इसके ऊपर अब जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो गुड्स की जो डेफिनेशन है वो लार्जली यही है। इसके बाद इसको इलेबोरेट करके आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। अगर ये डेफिनेशन आपको थोड़ी सी कम छोटी सी नजर आ रही है, इसको थोड़ा सा बड़ा देखोगे तो आसानी से समझ में आएगी। आज क्लास खत्म होने के बाद एक बार इसको जो है हल्का सा पढ़ना है आपने, गुड्स की डेफिनेशन को। इट्स गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट। हमने जो भी पढ़ना है वो बेसिकली सीजीएसटी एक्ट पढ़ना है और साथ में आईजीएसटी एक्ट पढ़ना है। हमने स्टेट एक्ट नहीं पढ़ने हैं, स्टेट एक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। अकॉर्डिंग टू, अब ये गुड्स का था डेफिनेशन। गुड्स के बाद सर्विसेज की जो डेफिनेशन है, दैट सेज सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। कुछ भी जो गुड्स के अलावा है वो सर्विसेज है। मींस ये जो है ये रेजिडुअल डेफिनेशन आ गई गुड्स की। सर्विसेज आर डिफाइंड ऑन एज एवरीथिंग दैट इज नॉट ए गुड। जो भी गुड नहीं है, मींस एनीथिंग विच, गुड्स क्या होते हैं जो टेंजिबल हैं, जिनको आप टच कर सकते हो वो गुड्स हैं। आपका लैपटॉप, उसको आप हाथ लगा सकते हो, वो गुड्स हो गया। आपकी रजाई, आपका गद्दा टेंजिबल है, आप उसे हाथ लगा सकते हो, गुड्स हो गया। आपका प्लग, चार्जर, मोबाइल फोन, आपका टेबल टेनिस का रैकेट हो गया, आपका हेडफोन हो गया, सामने पड़ा हुआ शहद का डब्बा हो गया, ये सब के सब गुड्स हैं। और जो इनटेंजिबल्स हैं, मींस एनीथिंग विच इज इनटेंजिबल। एक्चुअली टेंजिबल क्लॉज और इनटेंजिबल क्लॉज से पता चल रहा है कि ये गुड्स हैं या सर्विसेज है। आपको कोई सेवाएं दे रहा है, जैसे मैं आपको आज की डेट में अभी पढ़ा रहा हूं, तो आप मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसको टच तो नहीं कर सकते हो, मतलब कि आप मतलब देख भी नहीं सकते हो कौन पढ़ा रहा है। इस टाइम तो मेरी फोटो भी नहीं नजर आ रही है आपको। तो ये जो है ये सर्विस है। तो ये आपकी रेजिडुअल डेफिनेशन में आ गई। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज नॉट ए गुड, मनी और सिक्योरिटी। वहां पर हमने जो चीज बात करी थी कि एनीथिंग अदर देन, मींस एनीथिंग व्हाट वाज गुड्स, जस्ट एनीथिंग मूवेबल इज गुड्स। जो भी चीज मूवेबल थी वो गुड्स थी। और यहाँ सर्विसेज में क्या आ गया, सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। गुड्स को सब कुछ छोड़ दे तो वो आपकी सर्विसेज है। अब सर्विसेज में उन्होंने और क्या चीज एक्सक्लूड कर दी, जो मनी और सिक्योरिटीज आपकी जो है, जो गुड्स में उन्होंने एक्सक्लूड करी हुई थी, मनी और सिक्योरिटीज जो हैं दैट हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम सर्विसेज आल्सो। तो मनी और सिक्योरिटीज जो है ना वो गुड्स हैं ना वो सर्विसेज है, बट इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन्स। मींस मनी जो है वो 1 मिनट को सर्विस नहीं है, मनी जो है वो गुड्स नहीं है, बट मनी से रिलेटेड जो सर्विसेज कोई दे रहा है, वो मनी से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो सर्विसेज जो हैं वो आपकी दे आर सर्विसेज। मनी से रिलेटेड सर्विसेज क्या हो सकती हैं, आप लोग मींस जो है फॉरेन कंट्री जाना चाहते हो,
फॉरेन कंट्री जाना चाहते हो तो आप अपने रुपए जो हैं वो डॉलर्स में कन्वर्ट कराओगे। जब बैंक आपको जो है डॉलर रुपयों के बदले में डॉलर्स कन्वर्ट करके देगा तो उसके ऊपर एक फीस लेगा। मींस आपने 1 लाख रुपए दिए, 1 लाख रुपए के बदले में आपने जो है वो मान लेते हैं कि $1100 मिले आपको। तो जो 1 लाख रुपए के बदले में जो $1100 लिए हैं, साथ में बैंक ने जो है वो आपसे 3000 रुपए फीस ले ली है। जो 3000 रुपए बैंक ने फीस ली है 1 लाख के ऊपर, उस 3000 रुपए की जो है वो सर्विसेज आपने खरीदी है। मीन्स दिस इज द पेमेंट। ये जो 3000 रुपए आपने दिए हैं, ये कन्वर्जन ऑफ रुपीज इनटू डॉलर की सर्विसेज आपने बैंक से लिए हैं। तो ये जो 3000 रुपए की कंसिडरेशन आपने दी है, इसके ऊपर सर्विसेज का टैक्स लगेगा। मीन्स ये 3000 रुपए की सर्विसेज के अगेंस्ट में उसने आपको 1 लाख रुपए के डॉलर कन्वर्ट करके दिए। इन 3000 रुपए की फीस के ऊपर जो है ये 3000 रुपए की सर्विसेज मानी जाएंगी। इन 3000 रुपए की सर्विसेज के ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर है? आपने क्रेडिट कार्ड यूज करा, नंबर 2 सर्विस में बात करता हूं। आपने क्रेडिट कार्ड यूज करा, क्रेडिट कार्ड आपने यूज करा तो आपने जो है वो 50,000 रुपए का एक्सपेंडिचर कर दिया। 50,000 रुपए का एक्सपेंडिचर करा और टाइम आने पर आपने जो पेमेंट है क्रेडिट कार्ड की वो नहीं करी, आपने मिनिमम पेमेंट कर दी। अब आपने मिनिमम पेमेंट कर दी तो आपको जो 45,000 रुपए, 5,000 रुपए मिनिमम पेमेंट थी, आपने 5,000 रुपए की पेमेंट कर दी। अब 45,000 रुपए की आपकी आउटस्टैंडिंग जो है वो खड़ी हो गई है। 45,000 रुपए आपने बैंक के देने हैं। बैंक 45,000 रुपए के ऊपर क्या करेगा? इंटरेस्ट लेगा। इंटरेस्ट जो है वो 45,000 रुपए के ऊपर जो है वो बन जाएगा सीधा सीधा 1,050 रुपए एक महीने का। एक महीने का वो 1,050 रुपए का ब्याज ले लेगा आपसे। ये जो 1,050 रुपए का ब्याज लेगा, इस ये जो है ये उसने आपको लोन की सर्विसेज दी है। क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन की सर्विसेज दी हैं। तो ये जो सर्विसेज दी हैं, इस 1,050 रुपए के ऊपर वो जीएसटी चार्ज करेगा। वो इसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा। ठीक है जी। ये जो जीएसटी है, ये जो सर्विसेज जो वो सेवाएं दे रहा है आपको, इन सेवाओं के ऊपर वो जीएसटी चार्ज कर रहा है। आपने लेट पेमेंट करी बैंक को, मींस ये क्रेडिट कार्ड की लेट पेमेंट करी तो उसने आपको लेट पेमेंट के ऊपर 500 रुपए का फाइन लगा दिया। इस 500 रुपए के फाइन के ऊपर वो जीएसटी चार्ज करेगा सर। तो आपकी जो है डेफिनेशन जो है वो क्या हो गई? Services means anything other than goods, money and securities, but includes activity relating to use of money or its conversion by cash or by any other mode from one form, currency or denomination to another form, currency or denomination for which a separate consideration is charged. यहाँ पर सेपरेट कंसिडरेशन क्या होता है? पहले तो हम कंसिडरेशन समझ लेते हैं। आपने एक्ट कंट्रैक्ट एक्ट पढ़ना शुरू कर दिया, वहां कंसिडरेशन पढ़ी बच्चे? यस सर। यस क्या सर। यस सर। क्या होता है कंसिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न सर। समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न। तो जो चीज मैं अभी वो डॉलर रुपयों वाली बात समझाई है वो समझ में आ गई है? यस सर। तो यस क्लियर है? सर। मतलब यहाँ ये सर्विस क्या सर्विस डिलीवर हुई है, उसकी क्या कंसिडरेशन है, वो क्लियर है? चलें आगे। यस सर। चलो गुड। अगर किसी को कोई डाउट है तो फील फ्री। सर हाँ जी। सर आपने बोला कि वो 3,000 रुपए भी मतलब जिससे वो चेंज करवाएगा हाँ। मनी, तो जिससे वो चेंज करवाएगा वो 3,000 रुपए अपनी फीस लेगा चेंज करने की। वो 3 भी हो सकते हैं, वो 2 भी हो सकते हैं, हाँ वो जी। 1 भी हो हाँ जी सकता है। सर। हाँ तो जी। सर वो चेंज कराने की मतलब वो जीएसटी चार्ज करेगा जिसने मतलब उस वो 3,000 रुपए के ऊपर जीएसटी चार्ज करेगा बेटा। वो जो वो करेगा ना सर 3,000 जिसने रुपए, चेंज हाँ किया। वही करेगा, बैंक ही ओके करेगा। ओके सर।
वो बैंक जो है जो आपको सर्विस दे रहा है, मीन्स जो आप जो है कन्वर्ट कराने गए पैसे, आपने लाख रुपए दिए कि ये भाई मेरे को लाख रुपए के डॉलर दे दे, उसने 1 लाख रुपए लिए आपसे और उसके बदले में $1100 दे दिए। साथ में उसने इस 1 लाख रुपए के ऊपर आपको कहना कि 3000 रुपए और लगेंगे, जो ये है ये मेरी फीस है चेंज करने की। मैं फ्री में नहीं ना चेंज करूंगा, वो अदरवाइज क्यों आपको डॉलर बांटता फिर रहा है, वो वहां दुकान पे बैठा है, उसकी दुकान है ना बैंक जो है, तो यस सर। आपको जो डॉलर दे रहा है उसके बदले में उसके कुछ पैसे लग रहे हैं। तो ये हाँ जो जी। 3000 रुपए आपसे वो ले आपसे वो कह रहा है 3000 रुपए दो, तो आप 3000 रुपए तो उसको जो है वो डॉलर चेंज करने के दोगे, साथ में 18% के हिसाब से उसको जीएसटी इसके ऊपर 540 रुपए और दोगे, तो आप 3500 3540 रुपए दे के ये $1100 लेकर आओगे उससे। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू अब सर। जब आप घूम फिर के वापस आ जाओगे तो पता चला कि आप तो जो है पैसे कम खर्च कराए, $400 बचा लाए, आप ले तो गए थे $1100, बट वहां पर आपका जो ब्रदर है या आपकी जो सिस्टर है जो कनाडा में रहती है उसने आपको ज्यादा खर्चा ही नहीं करने दिया, तो आप $400 वापस लेकर आ गए। अब आप जब $400 यहाँ बैंक को वापस करोगे तो वो इस $400 के बदले में फिर आपको जो है वो रुपए बना के देगा। वो रुपए हम हाइपोथेटिकली एक बार फिर मान लेते हैं मैथमेटिक्स में ना जाते हुए कि आपको 35,000 रुपए उसने दिए। अब ये 35,000 रुपए साथ में देगा, साथ में कहेगा कि भाई 1500 रुपए इसको कन्वर्जन की फीस भी लगेगी, तो आप 1500 रुपए साथ में मतलब एक तो अपने $400 दोगे, 35,000 रुपए उसके बदले में लोगे, 35,000 रुपए में वो आपको 1500 रुपए कहेगा कि मैं ये सर्विस लूंगा, और 1500 रुपए के साथ साथ जो जीएसटी है वो कितना बन जाएगा इसके ऊपर, 270 रुपए का जीएसटी साथ बन जाएगा। 15,270 रुपए 35,000 रुपए में से काट के वो आपको बाकी के बचे हुए पैसे आपके हाथ पकड़ा देगा। तो जीएसटी जो है वो टैक्स हो गया जो हर बार लगना ही लगना है जब आप ट्रांजेक्शन करोगे। जब आपने लाख रुपए के डॉलर बनाए तब भी आपने जीएसटी दिया, जब आपने डॉलरों के बचे हुए डॉलरों के रुपए बनवाए तो भी जीएसटी दिया। ओके सर। यही एग्जैक्ट जो है वो ये पॉइंट जो है ये कवर कर रहा है कि मतलब यहाँ पर जो है रेजिडुअल ये जो है एक्टिविटीज रिलेटिंग टू मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर्म करेंसी और डिनोमिनेशन। ठीक है जी, मींस आपने रुपयों के डॉलर बना लिए, आपने जो है रुपयों का रुपए दिए और उसके बदले में आपने ट्रेवलर्स चेक ले लिया। आप कई बार ट्रेवलर्स चेक लेकर आ जाते हो, ठीक है, आपने क्रेडिट कार्ड में जो है वहां जाके यूज करा, जब क्रेडिट कार्ड यूज हुआ तो डॉलर यूज हुए, तो बैंक उसके भी पैसे आपसे ऐसे ही सर्विस टैक्स ऐसे ही ले लेगा। तो ये सब इसी डेफिनेशन में कवर हो रहा ओके सर, थैंक यू सर। है। वेलकम बेटा, वेलकम। गुड्स एंड सर्विसेज की ये पॉइंट समझ में आने के बाद अब हम आ जाते हैं जो हम सप्लाई की बात कर रहे थे। वी आर स्टार्टिंग विद सप्लाईज चैप्टर, तो ये सप्लाई की बात करते हैं क्योंकि हम सप्लाई जो करने जा रहे हैं वो बेसिकली सप्लाई जो हम करने जा रहे हैं दैट इज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली। जो सप्लाई है वो गुड्स एंड सर्विसेज की ही है। गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगता है। जीएसटी ट्रिगर कैसे हो रहा है, when the goods or services are being supplied, तो सप्लाई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले जो हमारे टैक्स होते थे, मतलब जिन टैक्सेस की लीगेसी के बाद जो है वो ये टैक्स बना है, जीएसटी बना है, मींस जीएसटी के जो फादर पेरेंट्स जो होते थे, जीएसटी के पेरेंट्स कौन हो गए, एक्साइज, सर्विस टैक्स के अलावा जो है वो लोकल वैट, ये 3 पेरेंट्स थे, उन तीनों को मिला के ही लार्जली ये जीएसटी बना है। वहां पर डेफिनेशन इतनी सिंपल नहीं होती थी कि सिर्फ सप्लाई, वहां पर जो आपका एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लग जाती थी। जो आपका लोकल टैक्स है वो सेल होने पे लगता था, उसका सप्लाई डेफिनेशन नहीं थी, उसकी सेल डेफिनेशन थी। वैसे ही जो सर्विसेज हैं, सर्विसेज की डेफिनेशन प्रोविजनिंग थी कि प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, एंड जो आपका सर्विस टैक्स है वो एप्लीकेबल हो गया। अब यहां पर जो है वो सिंगल कंसेप्ट आ गया है दैट इज ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई की डेफिनेशन क्या है,
सप्लाई एक तो दो तरह की हो सकती है, ये चीज हमको अभी तक मालूम है, तो हम इसमें टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे। बट इंटरस्टेट सप्लाई में कुछ एक बातें मैंने आपको बतानी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट अदरवाइज इंट्रास्टेट सप्लाई की बात करें, इंट्रास्टेट सप्लाई क्या होता है बच्चे? सप्लाई विद इन द सेम स्टेट। मींस आप पंजाब से माल पंजाब में भेज रहे हैं तो उसे इंट्रास्टेट सप्लाई कहते हैं। तो इंट्रास्टेट सप्लाई क्या क्या होगी? सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट और विद इन द यूनियन टेरिटरी। सामान जो है वो स्टेट में ही ओरिजिनेट हुआ और उसी स्टेट में ही उसको सप्लाई कर दिया गया, किसी दूसरे को बेच दिया गया या दे दिया गया, वो इंट्रास्टेट सप्लाई है। एंड लाइकवाइज सर्विसेज आल्सो, सर्विसेज वर आल्सो सप्लाइड विद इन द स्टेट और विद इन द यूनियन टेरिटरी। उसी स्टेट में सर्विसेज भी प्रोवाइड कर दी कि ये लो भैया, ये तुम्हारा बिल जो है एयरटेल का रेज हुआ है, ये रेज हुआ है पटियाला से, आपने पे कर दिया इधर नंगल में बैठ के, काम खत्म, बस। मतलब वो जो है वो इंट्रा स्टेट सप्लाई ही मानी जाएगी, मतलब विद इन दी स्टेट ही काम हो गया। इंटर स्टेट सप्लाई में क्या क्या आता है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ नई टर्म्स आनी है बेटा, इसको जॉट डाउन करना है, जैसे मनिंदर जी कह रहे थे, इसको जो है मतलब अपने मेमोरी में उतारने की कोशिश करनी है। इंट्रा स्टेट सप्लाई जो है वो अब तक अपनी मेमोरी में आ चुकी होगी, इंटर स्टेट सप्लाई भी आ चुकी है, बट इसमें कुछ नई टर्म्स इसी स्लाइड में मैं ऐड करने जा रहा हूँ। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ये चीज क्लियर है इंटर स्टेट सप्लाई की अपने को? Yes, sir. यस सर। ये गुड्स के लिए हो गई, ये सर्विसेज के लिए हो गई। तो जब गुड्स की क्लियर है तो सर्विसेज की भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। सप्लाई ऑफ सर्विस फ्रॉम वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, पहले दो पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट जो है दैट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स टिल दे क्रॉस कस्टम्स फ्रंटियर। जब हम गुड्स इंपोर्ट करेंगे, तो जब इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स विल कम अंडर इंटरस्टेट। ठीक है जी, ये चीज भी हमने पढ़ी हुई है। इंटरस्टेट सप्लाई जो है, जब हम किसी दूसरी कंट्री से गुड्स मंगा रहे हैं तो वहां पर भी, उसमें भी इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाएगी, वहां पे भी आईजीएसटी लगना है। ठीक है जी, और ये आईजीएसटी कब लगना है? जब गुड्स कस्टम्स का फ्रंटियर क्रॉस करेंगे तब, बस, उसके बाद नहीं। जैसे अब अगर हम बात करते हैं कि ये हिंदुस्तान है हमारा और ये बॉम्बे है, बॉम्बे में गुड्स जो है ये जहाज आया आया आया, और ये जो है यहाँ, इसको हम कस्टम्स फ्रंटियर कहते हैं। यहाँ ये हमारा कस्टम स्टेशन है। इस कस्टम स्टेशन में कस्टम्स डिपार्टमेंट वाले लोग जो हैं वो होते हैं। आप कस्टम्स डिपार्टमेंट के लोगों को एक होता है, मींस इसको अभी दिमाग में बहुत ज्यादा नहीं डालना, टच करता हुआ भी चला जाए तो भी कोई बात नहीं। एक होता है बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री जो है ये आप रेज करेंगे, बिल ऑफ एंट्री भर के देंगे, बिल ऑफ एंट्री इनको भर कर देंगे, और साथ में जो है वो कस्टम्स की ड्यूटीज जमा कराएंगे। जितनी भी कस्टम की ड्यूटीज हैं वो जमा कराएंगे। ये ड्यूटी के साथ इंक्लूडिंग होएगी जीएसटी, आईजीएसटी। मींस इसमें आईजीएसटी की भी पेमेंट साथ ही चली जाएगी, और ये गुड्स जो हैं ये आपको कस्टम्स फ्रंटियर से रिलीज कर दिए जाएंगे। ये कस्टम्स फ्रंटियर था, ये गोला, तो अब आपके गुड्स जो हैं वो हिंदुस्तान में आ गए। अब अगर फर्दर इन गुड्स को आप कहीं बेचोगे, तब इस पे जो है वो इंटरस्टेट वाली सप्लाई नहीं मानी जाएगी। अगर आपने गुड्स रिलीज कराने के बाद बॉम्बे से जो है वो नागपुर बेच दिए, तो जब बॉम्बे से आप नागपुर बेचते हो तो दोनों ही, बॉम्बे भी महाराष्ट्र में है, नागपुर भी महाराष्ट्र में है, तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई ही कहलाएगी। जब तक गुड्स जो हैं वो विदेश से बॉम्बे के इस कस्टम्स फ्रंटियर को क्रॉस नहीं किए, तब तक जो है वो आईजीएसटी के दायरे में आएगा, इंटरस्टेट सप्लाई के दायरे में आएगा। जब आ गया तो उसके बाद अगर दोबारा उसकी खरीद फरोख्त हुई, अगर उसको दोबारा विद इन दी स्टेट बेचा गया, तो विद इन दी स्टेट बेचा गया तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है। और अगर वहां के बाद फिर पता चला कि बॉम्बे से जो है उन गुड्स को कलकत्ता भेज दिया गया, तो वो इंटर स्टेट सप्लाई है। ये पॉइंट क्लियर हो गया बच्चे? इंपोर्ट ऑफ गुड्स टिल दे क्रॉस कस्टम्स फ्रंटियर। हम जब कस्टम्स फ्रंटियर की बात कर रहे हैं तब हम इन गुड्स की बात कर रहे हैं जो गुड्स इंपोर्ट किए हैं। एनी डाउट्स हियर? इस पॉइंट पे कोई डाउट? No, sir. क्लियर? अब नेक्स्ट आ Yes, sir. जाएगा इंपोर्ट
ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स आ गए। उसके बाद आ गया नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस। आप सर्विसेज भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जब आप सर्विसेज इंपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर भी इंटरस्टेट सप्लाई होगी। सर्विसेज इंपोर्ट करनी है, किस टाइप की सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं आप जो है वो विदेश से जो है कह रहे हैं कि यार मैंने ना क्या कहते हैं मेरा बिजनेस है, दैट इज अ बिजनेस ऑफ, मैं आर्किटेक्ट हूँ, आपने विदेश से जो है वो डिजाइन बनाया, आर्किटेक्चरल सर्विसेज जो है वो प्रोक्योर करी हैं। तो आर्किटेक्चरल सर्विसेज जो आपने प्रोक्योर करी फॉरेन कंट्री से, वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। और वो जीएसटी कौन सा लगेगा? वो आईजीएसटी लगेगा। इंपोर्ट कर लिया आपने सर्विसेज को। तो ये सिंपल है कंसेप्ट आपका, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अगर आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो या सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हो, हिंदुस्तान से बाहर भेज रहे हो, तो उस केस में भी आईजीएसटी ही लगेगा। ठीक है जी। अब यहां पर ये जो है ये कोई भी टैक्स नहीं लगता है, इस टैक्स का भी रिफंड मिल जाता है। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। बट फॉर द टाइम बीइंग मींस ये भी आपकी इंटरस्टेट सप्लाई ही मानी जाएगी। जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है ये भी इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाएगी। बट अब हम जब कस्टम्स एक्ट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वहां पर जो है जो एक्सपोर्ट्स हैं वहां पर सारे के सारे टैक्स रिफंड बैक हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कोई टैक्स नहीं लगता। बट मतलब otherwise any export of services is nothing but interstate supply। ठीक है जी, is it clear? Yes, sir. Any import of services, any import of goods is interstate, any export of services, any export of goods is interstate। अब एक्सपोर्ट तक हो गया। एक्सपोर्ट के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो है दैट इज बेसिकली ए न्यू कंसेप्ट फॉर यू। ये शायद आपने नहीं सुना होगा कभी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आप लोगों ने सुने हैं, 9th 10th क्लास से ज्योग्राफी में पढ़ते आ रहे हो। बट ये कंसेप्ट जो एक नया है दैट इज बेसिकली एसईजेड। एसईजेड क्या होता है, कुछ आइडिया? या हम क्या लिखे वो पढ़ रहे हैं इसको, सप्लाई और सर्विसेज बाई और टू एसईजेड। एसईजेड क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या चीज होती है बेटा ये? वेरी गुड, बहुत अच्छी टर्म आपने बोली है। पता है या मैं बताऊं? सर बता दीजिए, नहीं पता हमें। हमें नहीं बोलना, कहो मुझे नहीं पता। वहां बच्चा बता रहा है इतना फर्स्ट क्लास, उसको साथ में मिला लिया आपने। सर उसका मुझे समझ में ही नहीं आया, उसने क्या बोला। हाँ बट उसे तो पता है ना बच्चे, मैं लिख रहा हूँ इसको यहाँ पे स्पेशल। ओके सर, थैंक यू सर। आपने कहना है कि मुझे नहीं पता। स्पेशल इकोनॉमिक यस जोन, सर। ठीक है। यस सर। एसईजेड हो गया स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या चीज होती है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है दैट इज बेसिकली अ टेरिटरी विच हैज बीन ईयर मार्क्ड लाइक दैट। मैं यहां से थोड़ा सा जो है अपने बोर्ड पे जाऊंगा इसको समझाने के लिए आपको। सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज समथिंग लाइक मींस दिस इज आवर इंडिया। इस इंडिया के अंदर हम कुछ टेरिटरीज को ईयर मार्क कर देते हैं कि ये वाली टेरिटरी जो है, जैसे मैं मतलब यहाँ दिल्ली में हूँ, ये मान लेते दिल्ली है, दिल्ली के साथ जो है दिस इज गुड़गांव। तो गुड़गांव में एक छोटा सा एरिया जो है, अब मैं दिल्ली के नक्शे को, गुड़गांव के नक्शे को यहाँ खींच देता हूँ। ये एक बना लेता हूँ कि ये जो एरिया है ये गुड़गांव में एक प्लॉट है। ये प्लॉट जो है ये मान लेते हैं 40,000 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट है। ये जो 40,000 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट है, ये 40,000 स्क्वायर यार्ड्स का जो प्लॉट है, दिस वी ट्रीट एज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की हमको परमिशन लेनी पड़ती है फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो हमें जो है वो एग्री कर लेती है कि ठीक है जी ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है आपका। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है तो इट इज कंसिडर्ड एज कि आप जब गुड्स किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करोगे, विदेश से फॉरेन कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करोगे, गुड्स इंपोर्ट होकर आपके गुड़गांव में आ रहे हैं, मींस गुड़गांव जो है वो यही है,
दिस इज गुड़गांव, गुड़गांव का स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ये। मगर इन गुड्स को आप इन गुड्स के ऊपर कस्टम्स ड्यूटी नहीं दोगे, नो कस्टम्स ड्यूटी विल बी पेड ऑन दिस। अब कस्टम्स ड्यूटी नहीं दोगे तो दैट मीन्स कि इसके ऊपर जीएसटी भी नहीं दोगे, मीन्स नो जीएसटी ऑल्सो विल बी पेड ऑन दिस, कोई जीएसटी भी नहीं लगेगा। ये टेरिटरी ऐसे मानी जाएगी एज इफ इट इज नॉट इंडिया, ये हिंदुस्तान माना ही नहीं जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि ये एक तरह का श्रीलंका है। अब अगर ये श्रीलंका है एक तरह का, मीन्स श्रीलंका मान लो, भूटान मान लो, या कोई और कंट्री मान लो, बट हिंदुस्तान नहीं मानोगे इसको। तो मीन्स ये है गुड़गांव के अंदर ही, ये है बेंगलोर के अंदर ही, मगर फिर भी ये जो है ये आपकी इंडिया की डोमेस्टिक एरिया नहीं है, ये इंडिया का एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पर कोई कस्टम्स ड्यूटी नहीं लग रही है। ये बनाया क्यों है? ये बनाया इसलिए है क्योंकि हम जब गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमको विदेशों से गुड्स चाहिए होते हैं, उसके ऊपर हम कस्टम्स ड्यूटी लगा देते हैं। फिर जब उन गुड्स को हम फॉरेन कंट्री में वापस भेजते हैं तो कस्टम्स ड्यूटी जो है वो पार्ट ऑफ द कॉस्ट हो जाती है, तो वो गुड्स जो है वो महंगे हो जाते हैं। कॉस्ट अगर जो है वो 100 रुपए में मंगाया था और 100 रुपए में मंगाने के बाद जो है उसके ऊपर हमने कस्टम्स ड्यूटी चार्ज कर दी 30 रुपए की, तो वो गुड्स 130 रुपए के हो गए। अब अगर 130 रुपए के गुड्स हो गए तो उसकी कॉस्टिंग, मतलब जब मैंने वैल्यू ऐड करी उसके ऊपर, तो वो वैल्यू ऐड करके वो 150 की हो गई। वो मतलब वैल्यू तो कुल मिला के 20 रुपए की ऐड हुई है। कायदे से मेरे को एक्सपोर्ट मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में वो अगर 125 रुपए में बिके तो बेच देनी चाहिए कि 5 रुपए मेरे घर आ रहे हैं। मीन्स 100 रुपए की चीज मैंने विदेश से खरीदी, 20 रुपए का मैंने उसके ऊपर सामान लगाया, 5 रुपए मेरे को उसके ऊपर मिले, तो मेरे को 5 रुपए प्रॉफिट मिलने पे मैंने उस चीज को बेच देना चाहिए। मैं लाखों यूनिट बना के बेचूंगा तो लाखों मल्टीप्लाइड बाय 5 पैसे कमा लूंगा, मगर मैंने तो 30 रुपए का कस्टम्स ड्यूटी भी पे किया हुआ है, तो अब मैं कम से कम 155 में बेचूं तब वो बिकती है। अब वो मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में वो अनकम्पिटिटिव हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में जो दूसरी कंट्री वाले हैं वो 130 रुपए में बेच रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं तो 155 में बेचूंगा। तो वो जो अननेसेसरी टैक्सेस हैं उनको बीच में खत्म करने के लिए हमने ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाई हुई है। ये हिंदुस्तान के हर कोने में है, हर जगह पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं। पंजाब में भी हैं, लुधियाना में भी है, कई जगह पर है। हमारी एक बस बनाने की कंपनी है, जो आपने मर्सिडीज की बसें देखी होंगी, मर्सिडीज बेंज की बसें आपने चलती देखी होंगी पंजाब में, वो पंजाब की एक कंपनी है, सतलुज मोटर्स कंपनी का नाम है, SUTLEJ, सतलुज मोटर्स करके एक कंपनी है। वो कंपनी जो है वो ये बसें बनाती है। मींस आपकी जो बस है वो आती है जर्मनी से, जर्मनी से बस आती है। बस कैसे आती है? चेसी आती है। चेसी देखिए ना बच्चे, नो रोड के सर। ऊपर, रोड के ऊपर ट्रक देखे होंगे चलते हुए आपने, जिसके ऊपर खाली वो नीचे ऐसे होता है, बंदा बस चला रहा हुआ, मुंह पे पट्टी वट्टी बांध के चला रहा होता है, सारा पीछे खुला होता है, कुछ नहीं होता। नए नए ट्रक आते हैं तो इसी फॉर्म में आते हैं, इस शेप में होते हैं, ऐसे चलते हुए। यहाँ एक कुर्सी सी पड़ी यस होती है, सर, देखा है। देखा है ना? यस। इसको चेसी कहते हैं, इसको कहते हैं चेसी। चेसी के स्पेलिंग होते हैं CHASIS, मतलब लिखते चेसिस हैं बट इसको प्रोनाउंस चेसी कहते हैं। तो ये चेसी जो है, जैसे आपकी ट्रकों की चेसी आपने रोड पे देखी है, ऐसे ही बसों की जो चेसी है, बस भी जैसे ये ट्रक है ना, ऐसे ही बसें भी ऐसे ही आती हैं। ये बसें जो हैं, मर्सिडीज की बस जो है वो जर्मनी से चलती है, और जर्मनी से चलने के बाद इंडिया पहुंच जाती है। ये सतलुज मोटर्स की जो है मैन्युफैक्चरिंग है, ये मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने पंजाब में नहीं रखी हुई, ये मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने गुजरात या महाराष्ट्र में कहीं पे रखी हुई है। ये कंपनी अपनी पंजाब की है। तो ये सतलुज मोटर्स जो है इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग रखी हुई है महाराष्ट्र या गुजरात में। ये इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग रखी हुई है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। ये मैन्युफैक्चरिंग जो होती है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में होती है। तो जब ये बस आएगी इंडिया में तो इसके ऊपर, क्योंकि ये सीधा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आएगी, तो इस चेसी के ऊपर जो है कोई कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगेगी। जब कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगेगी तो जीएसटी भी कुछ नहीं देना पड़ेगा।
कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब इसके ऊपर ये जो है ये बॉडी कंस्ट्रक्ट करेंगे, ये जो ट्रक जो बिल्कुल खुला सा दिख रहा है ना, इसके ऊपर ये पूरा एकदम फर्स्ट क्लास एयर कंडीशनिंग करके ये पूरी बढ़िया से स्लीपर व्लीपर लगा के पूरी बस तैयार कर देंगे। अब ये पूरी बस तैयार करने के बाद जो है ये बसेस कुछ तो इंडिया में रह जाएंगी, कुछ ये बसेस जो हैं ये सऊदी अरेबिया चली जाएंगी, कुछ जो है यूएई दुबई चली जाएंगी, कुछ जो है ये वापस जर्मनी में ही चली जाएंगी। तो यहाँ जब ये वापस बसेस जाएंगी सऊदी अरेबिया, यूएई, दुबई, जर्मनी, यहाँ पर इनके ऊपर जो है कोई भी एडिशनल टैक्स नहीं आएगा। तो ये कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे जाएंगी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसलिए बने। ठीक है जी। अब यहां से जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पर ये जो बस बन के इंडिया आएगी, तो ये जो बस इंडिया आएगी ये ऐसे ट्रीट की जाएगी जैसे ये बस अब इंडिया ने इंपोर्ट करी है। अब अगर इंडिया स्पेशल मींस वन बस जो है वो महाराष्ट्र में ही रही है, मगर वो बन के जो है जब बॉम्बे पहुंची, बनी भी महाराष्ट्र में और पहुंची भी महाराष्ट्र में, बट वो क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बनी है और जो दूसरी जगह है वहां गई है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ऑपोजिट क्या होता है, ये टर्म भी अब हमने याद करनी है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन समझ में आ चुका है आपको? यस सर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो उल्टा टर्म है, इफ मींस या तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, दूसरा टर्म जो उसके लिए है वो डीटीए है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन और उसका उल्टा हो गया डीटीए। डीटीए जो होता है दैट इज डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो महाराष्ट्र में है और डोमेस्टिक टैरिफ एरिया महाराष्ट्र में भी है और पूरा हिंदुस्तान तो है ये डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ महाराष्ट्र से बस निकल के जब डीटीए में जाएगी तो मींस अगर वो नॉर्मल कोर्स में ट्रेड होता, अगर वो नॉर्मल कोर्स में सेल हो रही होती तो वो क्या सेल थी, तब वो इंट्रा स्टेट सेल थी। ठीक है ना। मगर यहां पर इस केस में ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ महाराष्ट्र से निकल के डीटीए ऑफ महाराष्ट्र में जाएगी तो क्या ट्रांजैक्शन कहलाएगी, व्हाट ट्रांजैक्शन इट विल बी, दिस ट्रांजैक्शन विल बी इंटर स्टेट सेल। क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जब डीटीए में जा रही है तो ये जो ट्रांजैक्शन है इट इज इक्वल टू इंपोर्ट। ये वाली जो ट्रांजैक्शन है स्पेशल इकोनॉमिक जोन से महाराष्ट्र से डीटीए ऑफ महाराष्ट्र में जा रही है तो इट इज सिमिलर टू इंपोर्ट। और इंपोर्ट वाली जो ट्रांजैक्शन है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही केसेस में जो ट्रांजैक्शन होती है वो क्या माननी है हमने, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। ठीक है जी। पॉइंट क्लियर है? अगर नहीं क्लियर तो बता दो, इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। और अगर समझ में आ गया तो जो है एक बार जोर से यस बोल दो सब। नहीं क्लियर? सर एक बार रिपीट कर दो। मैं सवाल पूछता हूं उसके जवाब बताते जाओ। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, क्लियर है? व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन? क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन? क्या बताओ, क्या है, क्या बताओ, बोलो बोलो, कोई एक बोल दो। जिसको क्लियर है वो बोले ना, कि यहाँ तो पता भी नहीं चल रहा कि कौन बोल रहा है, फटाफट बोलो। सर ये सभी स्टेट के अलग अलग होते हैं और यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर स्टेट किए जाते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे, स्टेट इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट इज नॉट इंपॉर्टेंट। मतलब हर एक मतलब किसी स्टेट में हो भी सकती है, किसी में नहीं भी हो, कोई जरूरी नहीं है। बट स्टेट के अंदर जो है कुछ हिस्सा उन्होंने ईयर मार्क कर दिया कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। और उसमें जो गुड्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उस पे हम मतलब कोई भी जीएसटी वगैरह नहीं लगा सकते। कोई जीएसटी नहीं लगाते हैं, लगाना ही नहीं है। मींस वो जो गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे
वहां पर कोई जीएसटी नहीं लगना है, वहां पे कोई कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगनी है, दोनों ही चीजें नहीं लगनी है। यस। नंबर 3 जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन से आप इंपोर्ट कर लोगे, कोई कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगनी है। उसमें आप एक्सपोर्ट करोगे, कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी है। आप जो है विद इन दी स्पेशल इकोनॉमिक जोन सर्विसेज ले रहे हो एक दूसरे से, आप गुड्स खरीद रहे हो एक दूसरे से, तो उसके ऊपर जो है कोई आपका जीएसटी नहीं होगा। बट आप जो है अगर डील करोगे किसके साथ, डील अब आप अगर करते हो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के साथ। डीटीए क्या होता है, व्हाट इज डीटीए, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया क्या होता है, अदर देन मींस अदर एरिया देन एसईजेड। जो एसईजेड है उसके अलावा बाकी जितना भी इलाका है हिंदुस्तान का, उसको हम डीटीए कहते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो बहुत छोटा सा एरिया है, जैसे हमने बताया कि 40,000 स्क्वायर यार्ड्स का एरिया जो है गुड़गांव के अंदर हमने ईयर मार्क कर दिया कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। मगर 40,000 स्क्वायर यार्ड्स के अलावा बाकी जितना बड़ा गुड़गांव है वो सारा डीटीए है। तो आप अगर डीटीए से गुड्स जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भेजोगे, या स्पेशल इकोनॉमिक जोन से गुड्स को डीटीए में भेजोगे, तो देन इट विल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, बस इतना सा पॉइंट है जो याद करना है आज की क्लास में। बाकी जब हम कस्टम्स पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में समझाऊंगा, उसकी फाउंडेशन अभी बन गई है, बट इतना सा पॉइंट जो है आज की क्लास के लिए आप याद। अगर आप डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से जो है वो गुड्स भेजोगे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में वो, और अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन से डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में गुड्स भेजोगे, तो दोनों ही केसेस में इट विल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, चाहे वो विद इन दी हरियाणा स्टेट ही क्यों नहीं हो रही हो। गुड़गांव भी हरियाणा में है, फरीदाबाद भी हरियाणा में है, तो गुड़गांव से गुड़गांव में भी जाएगा तो भी वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि वो सर स्पेशल इस पे इकोनॉमिक जोन आईजीएसटी में। लगेगा? अब जब इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होगी तो वेरी गुड, वो बिल्कुल आईजीएसटी लगेगा, फिर एसजीएसटी सीजीएसटी का कोई मतलब ही नहीं। ओके। ठीक है जी, क्लियर। यस सर। यस सर। एक्सपोर्ट ऑफ, मतलब ये यहाँ पर जो है ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू और बाई सर जीएसटी, ये जो है सर इंटरस्टेट सप्लाई। हाँ जी बच्चे बोलो। सर, लेकिन अभी आपने कहा कि इसे एसईजेड में मतलब ही कोई जीएसटी वगैरह नहीं लगता, तो फिर? हाँ वेरी गुड पॉइंट। एसईजेड में दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मींस दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक आपकी है एक मेरी है। आपने अगर मेरे को कोई सामान बेचा तो आपको कोई जीएसटी नहीं देना है। बट अगर मैं डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से कहीं से सामान खरीद के लाता हूं तो लगेगा। अगर विद इन दी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मींस स्पेशल इकोनॉमिक, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यहां पर दो एंटिटीज हैं, एक ए है एक बी है। ए ने बी को सामान बेचा तो कोई जीएसटी नहीं है, नो जीएसटी। ठीक है जी, ये एसईजेड है सारी की सारी, और ये यस डीटीए सर। है सारा का सारा। अब यहां पर सी है, सी ने ए को सामान बेचा तो इसके ऊपर आईजीएसटी आ जाए। बी ने सी ओके को सर। सामान बेचा तो फिर वापस आईजीएसटी आ जाएगा। बट आपस में जो मर्जी करते रहो, कोई टैक्स नहीं देना, आपस में कोई टैक्स नहीं देना है। और इंडिया से बाहर, मींस ये हिंदुस्तान के अंदर है, और आप अगर जब ट्रांजैक्शन कर रहे हो यहां पर चाइना के साथ, चाहे खरीद रहे हो या बेच रहे हो, तो भी कोई टैक्स नहीं देना है। बट जब आप हिंदुस्तान के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आईजीएसटी आ जाएगा। सर स्पेशल जोन में मतलब ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वो अगर मतलब बाहरले देश से करता है तब भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा? हाँ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन टू फॉरेन कंट्री कुछ नहीं लगेगा, फॉरेन कंट्री ओके टू सर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है इसको ट्रीटमेंट मिल रही है एज इफ दिस इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज टेरिटरी विद इन इंडिया, ज्योग्राफी के हिसाब से, एज पर ज्योग्राफी, बट from the point of view of Customs Act, it is treated as if it is another country, कोई और कंट्री है। मतलब ये मान के चल रहे हैं कि ये कोई और मुल्क है, हिंदुस्तान है ही। अब कोई और कंट्री है
तो इसके ऊपर टैक्सेस कैसे ले सकते हैं? इसके ऊपर टैक्सेस हम तभी ले सकते हैं जब इंडिया के इस डीटीए के साथ ट्रांजैक्ट कर रहा है ये, अदरवाइज ले ही नहीं सकते। मींस जब ये आपस में ट्रांजैक्ट कर रहा है तो ऐसे लगता है जैसे ये तो विदेश है और ये हिंदुस्तान है, तो विदेश और हिंदुस्तान में ट्रांजैक्शन हो रही है तो टैक्स हो रहा है। अगर ये वाला विदेश मींस स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक विदेश है और दूसरी तरफ चाइना एक विदेश है, ये आपस में ट्रांजैक्ट करते रहे, हमने क्या करना है टैक्स लेके? दो अलग अलग कंट्रीज हैं, एक चाइना है और साथ में दूसरी थाईलैंड है, दोनों आपस में ट्रेड कर रही हैं, तो हिंदुस्तान टैक्स नहीं ना ले सकता कोई। इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हम एक फॉरेन कंट्री ही मान लेते हैं। ठीक है बच्चे? यस सर। इस Thank you, कंसेप्ट sir. को Yes, sir. बहुत अच्छे से समझे हो आप लोग, मतलब इतना बढ़िया से मैं आज तक जो है पहली बार में किसी को नहीं समझा पाता हूं, क्योंकि इसको कंसेप्ट को बिल्डअप करना पड़ता है। जब हम कस्टम्स पढ़ते हैं तो वहां के लिए मेरे लिए आपने चीजें आज बहुत आसान कर दी हैं, इतने इतने नाइसली यू हैव अंडरस्टूड इट। वेरी गुड, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो बच्चे बोलो। सर जैसे हम मतलब इंडिया से अगर मैन्युफैक्चर, इंडिया में कोई स्टेट है हाँ, एससीजी के एससीजेड के अंदर आ रहा है, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, पूरा स्टेट एससीजेड और- के अंदर नहीं आता बेटा, स्टेट के अंदर एक कोई छोटा सा हिस्सा होता है जो एससीजेड होता है, पूरा पूरा हाँ स्टेट जी, सर। एससीजेड नहीं होता। और एससीजेड अगर इंपोर्ट कर रहा है, चाइना से इंपोर्ट कर रहा है, तो ये जरूरी है कि चाइना में भी एससीजेड होना, नहीं कोई जरूरी या नहीं वो है, नॉर्मल हो सकता है? वहां नॉर्मल कोर्स से भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि वहां चाइना में जो एससीजेड है वहीं से इंपोर्ट करे, बट चाइना का ज्यादातर एक्सपोर्ट जो है वर्ल्ड को वो एससीजेड के थ्रू ही होता है। चाइना अपने 90% गुड्स या 90 से भी ज्यादा परसेंट गुड्स जो है वो अपने एससीजेड के थ्रू ही एक्सपोर्ट कर रहा है। और सर बाकी कंट्रीज में कैसे होता है? बाकी कंट्रीज में एससीजेड नहीं है, एक्चुअली चाइना का ही कंसेप्ट है एससीजेड, जिसको हमने कॉपी करा हुआ है। पहले एससीजेड चाइना में बने हैं, उसके बाद एससीजेड जो है वो इंडिया में बने हैं। तो सर अगर हम और किसी कंट्री में, मतलब चाइना को छोड़कर किसी और कंट्री के साथ अगर इंपोर्ट करते हैं तो फिर कैसे होगा? मतलब हमें उनके एससीजेड से कोई लेना देना ही नहीं है, हमें क्या मतलब है कि वो एससीजेड से कर रहे हैं या कहां से कर रहे हैं। ये तो आपके सवाल का जवाब मेरे को पता था, इसलिए मैंने दे दिया कि चाइना में एससीजेड है, Yes, sir. अदरवाइज वो चाइना है हमारे लिए, एससीजेड नहीं है वो। हमारा एससीजेड Okay, जो sir. है वो ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए तो इंडिया ही है ना। अगर मेरा गुड़गांव का हिस्सा है तो मेरी गुड़गांव की पुलिस तो वहां पहुंच ही सकती है, सिर्फ मेरे जीएसटी के लिए जो है या मेरी कस्टम्स ड्यूटी के लिए उस एरिया में वो टैक्स नहीं लगना है, क्योंकि मैंने खुद बता दिया कि यार ये जीएसटी प्रूफ एरिया है, यहाँ पर आप आपस में ट्रांजैक्ट करो, कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। और तो और जो वहां पे बिजली का बिल आता है उसमें बिजली का टैक्स भी नहीं लगाते हैं, वहां पे कोई टैक्स नहीं लगाते हैं लोकली बैठ के। अब यहाँ पर ये जो है ये आपका एससीजेड है, ये एक एससीजेड है और दूसरी तरफ ये चाइना है, चाइना में ये एक एससीजेड है। मैं यहां से जब गुड्स है, मैं चाहे इस एससीजेड से खरीदूं या इस चाइना से खरीदूं, अगर मेरे गुड्स इस एससीजेड में आ रहे हैं तो उसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगेगी। अब कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है जीएसटी भी नहीं लगेगा, दोनों चीजें इकट्ठी लगती हैं, तो ये दोनों चीजों से मैं बच जाऊंगा। अगर ये गुड्स मेरे जो है चाहे एससीजेड से आए या मेनलैंड चाइना से आए, मीन्स कहीं से भी आए, अगर यहाँ आ रहे हैं और ये एससीजेड नहीं है तो मेरा जीएसटी लगेगा, मेरा कस्टम्स ड्यूटी लगेगा। Yes. ठीक है और जी? सर यही अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब डीटीए और चाइना से हुआ हो तो? मैं नहीं बात समझा, दोबारा बोल। सर जैसे कि आपने बताया मतलब एसईजेड है, जो चाइना से करे तो टैक्स नहीं लगेगा, और अगर डीटीए चाइना से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे तो फिर लगेगा सर? तो लगेगा बेटा, बिल्कुल लगेगा। डीटीए करेगा तो लगेगा, ओके एससीजेड सर। करेगा तो नहीं लगेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, हाँ जी। अब जब एससीजेड से आप डीटीए में भेजोगे माल बना के तो भी टैक्स लगेगा। सर एक बार दोबारा रिपीट करो ना ये बात। जब एससीजेड से आप डीटीए में भेजोगे, अपने एससीजेड से, इंडिया के एससीजेड से इंडिया के डीटीए में माल भेजोगे तो भी टैक्स यस लगेगा। सर।
तो भी टैक्स लगेगा, जीएसटी भी लगेगा और तो और कस्टम्स ड्यूटी भी लगेगी, दोनों चीजें लगेंगी। क्योंकि ये जो आपने अपना एसईजेड बनाया हुआ है, ये तो एक फॉरेन कंट्री इंडिया के अंदर बना दिया है ना आपने कस्टम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किसी भी फॉरेन कंट्री से जब इंडिया में माल आएगा तो टैक्स देना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही दिमाग में रखो कि आईजीएसटी लगना है, आगे का जब हम कस्टम्स पढ़ेंगे तब देखेंगे। ओके सर। जब जब ये अपना जो है मींस अगर गुड़गांव में जो है, इफ गुड़गांव इज एसईजेड और गुड़गांव एसईजेड से गुड़गांव डीटीए में गुड्स जाएंगे, मींस ट्रांजैक्शन गुड़गांव एसईजेड से गुड़गांव के डीटीए में ही हो रही है, तो जीएसटी कौन सा लगेगा? आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी क्यों लगेगा? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो है ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। दिस ट्रांजैक्शन विल बी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन क्यों मान रहे हो? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो है इसको हम इंपोर्ट ट्रांजैक्शन भी मान रहे हैं। ये मान रहे हैं कि ये गुड्स जो हैं एसईजेड से डीटीए में आए हैं, किसी फॉरेन कंट्री से हिंदुस्तान में आए हैं, तो ये इंपोर्ट ट्रांजैक्शन मानी गई है। क्योंकि इंपोर्ट ट्रांजैक्शन मानी गई है इसीलिए ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन भी मानी गई है, इंपोर्ट की वजह से। जैसे ये है ना, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, दे आर कंसिडर्ड एज इंटरस्टेट सप्लाई। Likewise, supply of goods or services to or by SEZ, they are also considered interstate supply. तो वो जो है वो इंपोर्ट ट्रांजैक्शन भी मानी जाती है और इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन इसीलिए मानी जाती है क्योंकि वो इंपोर्ट मानी जा रही है। सर यहाँ पर कस्टम भी चार्ज होगा? बिल्कुल, कस्टम्स भी चार्ज होएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ऑब्जेक्टिव ही बड़ा सिंपल सा है कि आप जो है इसमें जो बना रहे हो उसको एक्सपोर्ट करो। दीज आर बेसिकली मेड, एसईजेड जो बनाई गई हैं वो ऑब्जेक्टिव के साथ बनाई गई हैं कि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं। यहां हमने एक्सपोर्ट करने के लिए गुड्स बनाने हैं ताकि हमारे जो टैक्सेस हैं वो हमारी कॉस्टिंग का हिस्सा ना बने। बिना टैक्सेस के गुड्स बना रहे हैं और फॉरेन भेजो और फॉरेन एक्सचेंज लेकर आओ। हमारा जो आपका ट्रेड डेफिसिट है उसको खत्म करो, मतलब हमारा ट्रेड सरप्लस होना चाहिए, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस होना चाहिए। ये जो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट है उनको इंप्रूव करने के लिए ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं ये बनाए गए हैं। ठीक है सर। ठीक है बच्चे? हाँ जी। पूरी की पूरी बिजनेस की क्लास ले रहे हो आप मेरे से साथ में, खाली टैक्स की क्लास नहीं चल रही है ना? यस सर। चलो, यस सर। बट देन इट बिकम्स इंटरेस्टिंग। उसकी वजह से जो है क्लास थोड़ी जो है वो जो बोरियत की तरफ जा रही होती है वो खत्म हो जाती है क्योंकि आपकी ओवरऑल नॉलेज बढ़ती है इससे। यस सर। मोस्ट ऑफ यू एंजॉय इट। ज्यादातर को अच्छा लगता है, कईयों को जो होता है वो होता है पॉइंट टू पॉइंट, यार जो सवाल पूछा उसका जवाब दो ना, जो पेपर में आना है वो बताओ खाली। बट ये पेपर में आना तो है ये, और अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो याद भी नहीं करना पड़ेगा। यस सर। So any other supply in the taxable territory which is not intrastate, that will be considered as interstate. कोई भी और तरह की टैक्स जो है, किसी और तरह की सप्लाई जो इंट्रास्टेट नहीं है वो भी इंटरस्टेट मानी जाएगी। अब हमने जो है सेक्शन 20 के कुछ कंसेप्ट पढ़ने हैं जो होपफुली हमारे नेक्स्ट क्लास में खत्म होंगे, बट हम शुरुआत अभी कर रहे हैं जिसमें पहला जो कंसेप्ट है वो स्कोप ऑफ सप्लाई का है। उसके बाद सेकंड कंसेप्ट मोस्ट लाइकली जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में टच करेंगे, विच इज कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। तो जो हमारा कंसेप्ट है स्कोप ऑफ सप्लाई का, दैट इज बेसिकली क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये भी अभी जो है इसको पढ़ने में भी हमें मजा आना है, बट उसको पढ़ने का जो है, सप्लाई पढ़ने से पहले जो है, जो ये लाल रंग के पेन से लिखा हुआ है मैं वो एक बार आपको बताना चाहूंगा। जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ टैक्सेबल पर्सन, व्हाट इज टैक्सेबल पर्सन? सो डेफिनेशन ऑफ टैक्सेबल पर्सन इज, taxable person means a person who is registered or liable to be registered under section 22 and 24। ये 22 और 24 जो है ये सेल्स टैक्स रजिस्टर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टैक्स है कि जोन सा आपका वेंडर रजिस्टर्ड है जीएसटी के लिए, जो डीलर माना जाएगा
वो उसके लिए ही है, ये बेसिकली मींस टैक्सेबल, वही टैक्सेबल पर्सन है। और जो सप्लाई है इस केस में, जो सप्लाई है, सप्लाई हैज टू बी डन बाय रजिस्टर्ड पर्सन। जो बंदा रजिस्टर्ड है वही सप्लायर होगा, तो जीएसटी पिक्चर में आएगा। अगर कोई नॉन रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है तो वो जीएसटी के परव्यू में नहीं है। ठीक है जी। अगर एक बंदा सेल्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन जिसने कराई हुई है वो सप्लाई कर रहा है तो जीएसटी एप्लीकेबल है। अगर वो बंदा जो है उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हुई है तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या होती है? वो बंदा जिसकी पिछले साल की लास्ट ईयर की सेल जो है, प्रीवियस ईयर की जो सेल है, दैट एक्सीड्स 40 lakhs और दैट एक्सीड्स 20 lakhs, मींस या तो 40 लाख से ज्यादा है या 20 लाख से ज्यादा है। कुछ कुछ एक स्टेट्स के लिए 20 लाख है और ज्यादातर स्टेट्स के लिए जो है वो 40 लाख है। इफ इट इज मोर देन 40 lakhs और इट इज मोर देन 20 lakhs गुड्स एंड सर्विसेज मिला के, तो वो उसको रजिस्ट्रेशन करानी जरूरी है। उसकी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। और अगर वो रजिस्ट्रेशन हुई हुई है, अगर उसकी सेल 40 लाख नहीं भी है, पिछले साल उसने 10 लाख रुपए की ही सेल करी थी मगर उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा दी थी, अब अगर उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा दी है तो उसकी जो सेल है दैट विल ट्रिगर जीएसटी। वो सप्लाई जो है वो जीएसटी के लिए ट्रिगर हो जाएगी अगर उसने रजिस्ट्रेशन कराई हुई है। फिर उसका 40-50 लाख से कोई लेना देना नहीं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराई है तो जीएसटी एप्लीकेबल है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। और जिस किसी को सप्लाई हुई है उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। मींस मैं अगर जो है आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और मेरी टोटल सेल जो है पढ़ाने की दैट एक्सीड्स 20 lakhs और दैट एक्सीड्स 40 lakhs एज द केस में बी, तो मेरी जो सप्लाई ऑफ कोचिंग है दैट सप्लाई ऑफ कोचिंग इज बेसिकली अ टैक्सेबल सप्लाई। मेरे को आप पे टैक्स चार्ज करना है। आपका टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराना कोई जरूरी नहीं है। आपने रजिस्ट्रेशन कराया वेल एंड गुड, तो भी वो सप्लाई है। आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो भी वो सप्लाई ही है। दोनों ही केसेस में वो सप्लाई है। आपको जीएसटी चार्ज किया जाएगा, आपको जीएसटी देना है। हमारे केस में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि हम जो है वो एक स्टैट्यूट, मतलब जो 1959 एक्ट है उस एक्ट के अंडर सीएम में बना हुआ है, आईसीएम में बना हुआ है, उसी की एक बॉडी आपको पढ़ा रही है। इसलिए यहाँ पर सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं है। यही अगर प्राइवेट कोचिंग होती तो देन देयर वुड हैव बीन एन एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी आल्सो, तो आपको फीस के साथ साथ जीएसटी भी जमा कराना पड़ता। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर है आपको? ये वाला जो यस है सर। सर एक यही कह क्वेश्चन रहे। है सर। हाँ जी, सर सर एक क्वेश्चन है। बोलो जी बोलो। सर जैसे आपने जीएसटी नेटवर्क का एक की फंक्शन बताया था हमने हमें रजिस्ट्रेशन वाला, कि रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, वो हाँ जी, मतलब ये जो नॉर्मल स्ट्रीट फूड होते हैं मतलब या रेडी वाले या फिर ढाबा वाले, वो भी मतलब जीएसटी पे करते हैं, उनको भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, मतलब वो भी करवाते हैं? डिपेंड करता है बेटे। अगर 40 लाख से ऊपर की सेल कर रहे हैं वो एक साल में, पिछले साल में उन्होंने 40 लाख से ऊपर की सेल करी है तो कराएंगे, नहीं कराई तो नहीं कराएंगे। आज की डेट ओके में सर। सेल कर देंगे और नहीं दिखाएंगे, ये छुपाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ज्यादातर पेमेंट यूपीआई के थ्रू हो रही है। ओके सर। आप अगर बिल नहीं भी फाड़ रहे हो और पता चल रहा है कि एक साल में आपने 60 लाख रुपए की यूपीआई कलेक्ट कर ली, तो आपसे सरकार पूछ लेगी कि भाई ये 60 लाख रुपए कहाँ से आए थे। फिर आप बोलोगे कि मैं जो मोमोज बेच रहा था। तो कहेंगे फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिया हुआ? 60 लाख के बेचे हैं तो जीएसटी तो कराना है। और हिमाचल में जो है वो 20 लाख पे ही है, क्योंकि अब कैश सर सेल तो होती अगर नहीं। पहले तो कैश सेल होती थी, कैसे प्रूव कर सकता था कि 40 लाख हुई या नहीं हुई? आज यूपीआई का जमाना है, हर चीज ट्रैकेबल है। यस सर। सर एक क्वेश्चन था। बोलो। सर अगर सेल 60 लाख है या 70 लाख है और वो नॉन रजिस्टर्ड है, तो उसे जीएसटी पे, वो जीएसटी पे करेगा? और एक ये क्वेश्चन है कि ये इलीगल होगा फिर?
बेटा उसको मतलब सबसे पहले तो जो है वो नोटिस आ जाएगा कि तुमने जीएसटी की रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराई हुई, तो वो प्रूव करेगा कि मेरे जो 60 लाख या 70 लाख की सेल नहीं हुई हुई, ये 20 लाख रुपए तो मेरे को किसी और से मिले हैं, किसी और काम के मिले हैं। अगर नहीं कर सकेगा तो फिर विद पेनल्टी जो है वो रजिस्ट्रेशन कराएगा। तो ऐसे जैसे ही उसकी सेल जो है वो 40 लाख से ऊपर हो जाए अगर किसी साल में, तो वो जो है जीएसटी की रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कराए। उसमें फिर एक कंसेप्ट और होता है, ये खाने पीने का सामान बेच रहा है तो वो रेस्टोरेंट वाले केस में आ जाएगा। रेस्टोरेंट के केस में जो है वो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन जो है, या किसी भी केस में, मतलब उसमें कोई जरूरी नहीं है रेस्टोरेंट ही हो, बट रेस्टोरेंट का जो है वो ज्यादा इजी केस बनता है। इसमें एक रजिस्ट्रेशन और होती है, हर एक ट्रेड में होती है, नथिंग स्पेसिफिक टू रेस्टोरेंट। इसमें होता है कि आपकी ये जो 40 लाख रुपए तक की सेल है इसमें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। मगर एक जो वेंडर है अगर उसकी सेल 1.5 करोड़ रुपए से नीचे नीचे की है, इफ इट इज लेस देन 1.5 करोड़ इन अ ईयर, तो वो जो है एक कॉम्पोजिट टैक्स रजिस्ट्रेशन करा सकता है। कॉम्पोजिट जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कॉम्पोजिट जीएसटी रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि आपको जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलता है, और आप जो है इनवॉइस के ऊपर जीएसटी चार्ज भी नहीं करते हो। आप जो है 100 रुपए का सामान जो आप बेच रहे हो वो बिना जीएसटी लगाए ही बेचते चले जाओगे। मगर आप जो है जो आपने बेचा सामान उसकी सेल जो है वो आप जोड़ते चले जाओगे कितनी हो गई, तो आपकी साल के अंदर अंदर सेल जो है मान लो 1 करोड़ रुपए की हो गई, तो 1 करोड़ रुपए की इस सेल के ऊपर आप 1% के हिसाब से जीएसटी जमा करा दो। ठीक है जी, आपका जो जीएसटी की लायबिलिटी आ जाएगी वो 1 करोड़ रुपए की सीधी सीधी बन जाएगी, आप उसको जमा करा दोगे। ये पॉइंट क्लियर है? ये कॉम्पोजिट रजिस्ट्रेशन है, इसको हम डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे, बट अभी आपने सवाल पूछा तो आपका जवाब ये है। अब जैसे ये 1% है तो खाने पीने के सामान में जो आपका है वहां पर 1% नहीं आएगा, वहां इंस्टेड ऑफ 1% इट विल बी 5%। वहां पर जो रेस्टोरेंट का बिजनेस है, इस रेस्टोरेंट के बिजनेस में ये 5% आ जाएगा, और ये 5% आप अपने कस्टमर से रिकवर भी कर सकते हो। मीन्स आप 100 रुपए वाला सामान जो है उसको 100 + 5 105 में बेचोगे, और 5 रुपए जो है वो सरकार को जमा कराओगे। और ये जो 5 रुपए का आपने टैक्स दिया है, लिया है, इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। रेस्टोरेंट के बिजनेस में आईटीसी नहीं मिलता है। हमारा जो बचा हुआ क्लासेस है उसमें हमने सर्विसेज ये भी पढ़नी है कि किस में कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, क्या ब्लॉक्ड क्रेडिट होता है, और क्या ये सारे कंसेप्ट होते हैं, ये सब हमने आगे चल के पढ़ते हैं। ठीक है जी, इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर। यस सर। यस सर। तो ये रेस्टोरेंट बिजनेस वाला समझ में आ गया? सर रेस्टोरेंट के अलावा जितने भी बिजनेस होते हैं वो सभी वेंडर में आ जाते हैं। हाँ जी, रेस्टोरेंट के अलावा जितने भी बिजनेस होते हैं वो सारे वेंडर में आ जाते हैं। सारे ही सबके वेंडर है, 1 करोड़ रेस्टोरेंट वाला भी बता। वेंडर ही है, रेस्टोरेंट भी वेंडर ही है, बट रेस्टोरेंट वाले में आपको जो वो भी कॉम्पोजिट तरह का ही आ रहा है, बट उसके लिए उसमें उसमें आपकी 1.5 करोड़ की कोई लिमिट नहीं है। उसमें आपका जो मर्जी कर लो, आप जितना मर्जी बेच लो, वहां पर जीएसटी 5% ही है रेस्टोरेंट वाले बिजनेस में। आप 5% से ज्यादा चार्ज करोगे तो आपका बिजनेस बिकेगा ही नहीं, मीन्स आप सेल ही नहीं कर पाओ, मतलब आप आपका सामान ही नहीं बिकेगा। आप पता चलेगा कि 1000 रुपए का किसी का बिल बना, आपने 50 रुपए टैक्स लिया, बहुत अच्छा है, आपने 18% से टैक्स लगाया तो अगली बार दुकान पे आपकी आएगा ही नहीं। वो 5 स्टार होटल्स में ही सिर्फ चलता है जो 18% वाला जीएसटी है। बड़े से बड़े रेस्टोरेंट वाले भी 5% ही लगाते हैं। सर नॉर्मल ढाबा पे भी 5% लगता है? हाँ जी, नॉर्मल ढाबा पे भी 5% लगता है, अगर रजिस्ट्रेशन कराई हुई है। अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराई फिर कुछ लेने की जरूरत ही नहीं।
बट रजिस्ट्रेशन 40 लाख से ऊपर करानी है। सर अगर रेस्टोरेंट की सेल जो है वो 1.5 करोड़ तक चले जाती है, हाँ तो आपको रजिस्ट्रेशन करानी कंपलसरी होगी ना, फिर आप कंपोजिट सप्लाई में तो कर ही नहीं सकते, नहीं फिर सर आपको मतलब मेरा कहने 5% का ये जीएसटी था। करना है। हाँ ओके सर। फिर आपको 5% वाली जो रजिस्ट्रेशन है वो तो करानी पड़ेगी ना। यू विल हैव टू हैव योरसेल्फ रजिस्टर्ड, यू कैन नॉट रजिस्टर जस्ट एज ए यस। कॉम्पोजिट डीलर। कॉम्पोजिट डीलर ना होकर आपको फुल फ्लेज रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। फुल फ्लेज रजिस्ट्रेशन लेते हो तो 5% का जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। अगर जब तक फुल फ्लेज नहीं है, 40 लाख से 1.5 करोड़ के अंदर अंदर है, तो आप बिना इनवॉइस काटे जो है 1% का जीएसटी जमा कराते जा रहे हो। बट जैसे ही 1.5 करोड़ क्रॉस करता है तो अब आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेनी है कंप्लीट। सर जब हमारी सेल 40 लाख तक होती है तब हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, हाँ और तब उसके आपको बाद रजिस्ट्रेशन कर, हाँ जी सर, और जब आपकी मर्जी हमारी है, उस सेल टाइम करोड़ों आपकी में। मर्जी है कि आप कंपोजिट रजिस्ट्रेशन कराओ या आप फुली रजिस्टर्ड कराओ अपने आप को। आपके पास तब चॉइस है 40 लाख क्रॉस करने के बाद कि आप कंपोजिट रजिस्ट्रेशन करा लो, जहां पर आपको बिल के ऊपर जीएसटी नहीं चार्ज करना। ना आपको बिल के ऊपर जीएसटी चार्ज करना है, ना आपको आईटीसी क्लेम करना है, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलना। अगर आप जो है 40 लाख में फुल फ्लेज रजिस्ट्रेशन ले लेते हो तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। आप जो इनवॉइस बनाओगे, इस इनवॉइस को हम जो है वो टैक्स इनवॉइस कहा करेंगे। आप अगर कंपोजिट डीलर हो तो आपकी इनवॉइस को हम रिटेल इनवॉइस कहेंगे। सर दोनों में से बेनिफिशियल कौन सा होता है? डिपेंड करता है, अगर आपको ज्यादा आपको दिख रहा है कि आपकी जो नॉर्मल सी सेल ही है 1 करोड़ के अंदर अंदर ही रह जानी है, 1 से 1.5 करोड़ के बीच में ही रह जानी है, किस लिए नई मुसीबतें पालनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। किराने की दुकान है आपकी नॉर्मल सी, जिसमें रोज की जो आपकी सेल है वो 25-30 हजार रुपए की रोज की सेल हो जाती है, जरूरत ही नहीं है रजिस्ट्रेशन कराने की। कंपोजिट रजिस्ट्रेशन कराओ, आगे बढ़ो। बट आपको बिजनेस बढ़ाना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने हैं, हिसाब किताब के पक्के रहना है, क्योंकि आपको स्केल अप करना है, आपको एक दुकान से 2 दुकानें करनी है, 2 से 4 करनी है, फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर लेनी चाहिए, फिर आपको कंपोजिट से बात नहीं बनती, फिर आपको बेनिफिट्स भी मिलने हैं ना अकाउंट बनाने के। चलो अब हम जो है इस स्लाइड को खत्म करते हैं और आज की क्लास को भी खत्म करते हैं। इस स्लाइड के साथ ही आई विल टेक 5 मिनट्स टू फिनिश दिस स्लाइड। मैं उसको करके फिर जो है दैट विल एक्चुअली बी फाउंडेशन फॉर आवर नेक्स्ट क्लास आल्सो। तो थोड़ा सा हम पीछे हो गए आज की क्लास में, मोस्ट लाइकली बिकॉज ऑफ एसईजेड। कोई दिक्कत नहीं, मगर एसईजेड समझ में आ गया तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। अब हम जो है वो कवर कर लेते हैं बचा हुआ हिस्सा अपना। बहुत छुट्टा जाएगा आ गया। अच्छा, स्केल को मैं बाद में हटाता हूँ, चलो पता नहीं, मुझे नहीं लगा अभी समझ में आ रही कहाँ से आया। एज पर सेक्शन 1 ऑफ CGST Act, the supply is a broad concept that includes all form of supply of goods or services or both, means all form of supply of goods or services or both, such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease और disposal। मेरा मन था पूरी की पूरी सप्लाई क्या कहते हैं स्लाइड खत्म करूं, स्लाइड खत्म करने की हिम्मत नहीं है क्योंकि आधा घंटा लग जाएगा इस स्लाइड को समझाने में। मैं खाली ये पहला पॉइंट खत्म करके क्लियर करके ये आज की क्लास खत्म कर रहा हूं। सो ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मींस इसमें जो है आपका बन गया ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स जो है इसके अंदर सेल आ गई।
सेल का बड़ा सिंपल सा मतलब हो गया कि आपने इधर माल बेचा, मींस आपने रिस्क ट्रांसफर कर दिया, उसके बदले में आपको पेमेंट मिल गई या मिल जाएगी, तो वो सेल हो गई। तो इट इज दैट सिंपल, इट्स नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ रिस्क। जो गुड्स हैं उसके ऊपर जो रिस्क है वो ट्रांसफर हो गए हैं, तो वो सेल हो गई। ट्रांसफर के केस में क्या होता है, ट्रांसफर के केस में जो ट्रांजैक्शन है वो कई बारी बिना आपके पेमेंट के ट्रांसफर हो जाती है। पेमेंट मीन बिना कंसीडरेशन के ट्रांसफर हो रही है, कंसीडरेशन पिक्चर में आ ही नहीं रही है। मींस पर्टिकुलरली ट्रांसफर जो है वो इन डिस्टिंक्ट पर्सन्स होता है। एक पर्सन्स होते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन्स। ये डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है, ये अगली बार बच्चे पढ़ के आएंगे क्लास में परसों, व्हाट इज डिस्टिंक्ट पर्सन, मैं भी पढ़ाऊंगा, बट हल्का सा इसके बारे में आप कंसेप्ट क्लियर करके आएंगे। तो जैसे आपकी फैक्ट्री जो है, मान लीजिए दैट फैक्ट्री इज देयर इन पंजाब, आपकी गुड्स की बनाने की जो फैक्ट्री है वो तो पंजाब में है। जैसे नेस्ले है, नेस्ले की फैक्ट्री पंजाब में है, मोगा में है नेस्ले की फैक्ट्री। तो अब नेस्ले जो है वो पूरे हिंदुस्तान में सामान बेच रहा है, माल बना जो है वो पंजाब में रहा है। तो इनके हर जगह पे डिपो बने हुए हैं, हर दूसरी स्टेट के अंदर डिपो है। जैसे हरियाणा में डिपो है, दिल्ली में डिपो है, हिमाचल में डिपो है। तो यहाँ ये जो नेस्ले पंजाब है, ये जब हरियाणा में माल भेजेगा और दिल्ली में भेजेगा और एचपी में भेजेगा, तो ये बेचेगा नहीं अपने आप को, ये हरियाणा नेस्ले में पंजाब नेस्ले सामान भेज रहा है। तो जो ये भेजना है, दिस इज टर्म्ड एज ट्रांसफर, इसी को हम ट्रांसफर कहते हैं। अब यहां जब ट्रांसफर हो रहा है तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। ट्रांसफर भी सप्लाई माना जाएगा। जनरली जो सेल है, सेल हैपेंस विद कंसीडरेशन एंड ट्रांसफर हैपेंस विदाउट कंसीडरेशन। ये एक तरह से स्टॉक ट्रांसफर है, जहां पर नेस्ले पंजाब जो है वो अपने गुड्स जो है वो दिल्ली नेस्ले भेज रहा है, वो हरियाणा नेस्ले भेज रहा है, पंजाब नेस्ले जो है वो जो मैगी है, मैगी जो है वो हिमाचल में भेज रहा है कि यहाँ हिमाचल में बेचना मैगी। नेस्ले जो है मैगी बनाता है, नेस्ले मैगी के अलावा और बहुत सारी चीजें बनाता है, बट मैगी एक आसान सा एग्जांपल है। तो मैगी पूरे हिंदुस्तान में बिकती है और बन पंजाब में रही है और सारी कंट्री में बांटी जा रही है। जब वो अपने ही नेस्ले जो है, नेस्ले की रजिस्ट्रेशन जो है जीएसटी की, नेस्ले पंजाब की एक रजिस्ट्रेशन होएगी, नेस्ले पंजाब विल बी रजिस्टर्ड विद सेपरेट जीएसटी नंबर, क्योंकि वो पंजाब का उसका एसजीएसटी नंबर बनेगा और सीजीएसटी नंबर बनेगा। सेम कॉमन सीजीएसटी नंबर के साथ पंजाब के साथ साथ हरियाणा में भी बनेगा, फिर दिल्ली में भी बनेगा। तो ये जो नेस्ले है, ये जो नेस्ले के 28 और 3 31 रजिस्ट्रेशन होंगे। मींस अगर ये 31 स्टेट्स में सप्लाई कर रहा है तो नेस्ले विल बी रजिस्टर्ड अंडर 31 डिफरेंट स्टेट्स, पूरे 31 स्टेट्स में उसने रजिस्ट्रेशन करानी है। तो हर एक नेस्ले जो है दैट विल बी डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या कहते हैं इसको, डिस्टिंक्ट पर्सन कहेंगे। अब ये जो ट्रांजैक्शन इन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन होनी है, हरियाणा से पंजाब, पंजाब से चंडीगढ़, पंजाब से दिल्ली, ये जो ट्रांजैक्शन होनी है ये नॉर्मली जो कवर होएगी अंडर डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर कवर होएगी, और इस ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी लगेगा। वो कैसे लगेगा वो हम अगली क्लास में समझेंगे। अभी हम जो चीज समझने जा रहे हैं वो है बार्टर। बार्टर क्या होता है, जैसे आप जो है आज की डेट में ट्रांजैक्शन करते हैं तो सामान देते हैं किसी को और उसके बदले में पैसे लेते हैं। पैसे वो चाहे कैश हो, चाहे क्रेडिट कार्ड हो, चाहे यूपीआई हो, किसी ना किसी फॉर्म में पैसे ले लेते हैं। बट अगर आपको कहा जाए कि ये ले भैया तू जो है 40 किलो फ्रूट ले ले, सेब, और इसके बदले में 500 किलो गेहूं ले ले, तो उस ट्रांजैक्शन को हम बार्टर ट्रांजैक्शन कहते हैं। जब हमने इकोनॉमिक्स पढ़नी शुरू करी थी तो हमने बार्टर पढ़ा था, या इसको जो है हमने उस टाइम पढ़ा होगा वस्तु विनिमय प्रणाली। आपस में दो चीजों का जो है एक्सचेंज करा था और हमारी सेल की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई थी, उसको हम बार्टर कहते हैं। तो ये वाली जो बार्टर ट्रांजैक्शन है इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा, ये भी सप्लाई मानी जाएगी। यहां पर सप्लाई जो है वो दो आइटम्स की मानी जाएगी। एक तरफ जो है
आपने गेहूं बेची और दूसरी तरफ आपने सेब बेचे, तो 2 सेल्स हो गई, एक सेब की सेल हो गई, एक जो है वो आपकी गेहूं की सेल हो गई। और फॉर दैट मैटर जो है आप कहें कि मैं जो है मेरे अब जैसे ये इतनी सारी जो है गुड़िया पढ़ रही हैं हमारे साथ में, इतनी सारी लड़कियां पढ़ रही हैं, तो पता चला कि पार्लर गई, ब्यूटी पार्लर गई, और वहां पे जो ब्यूटी पार्लर वाली जो आंटी थी उसकी बेटी को जो है मैथ्स पढ़ा के आ गई, उसकी बेटी को मैथ्स पढ़ा दिया और उसके बदले में जो है जाके अपना फेशियल भी कराई और हेयर कट भी कराई। अब फेशियल और हेयर कट और साथ में जो है वो कोचिंग, ये 2 सर्विसेज आपस में जो है वो एक्सचेंज हो गई हैं। तो जीएसटी वाले जो है वो कहेंगे कि भैया जो कोचिंग की फीस तुमने मिली है उसके ऊपर भी जीएसटी दे दो, और जो ब्यूटी पार्लर वाली है उसको कहेंगे कि जो तूने इससे फीस ली है फॉर फेशियल एंड हेयर कट उसके ऊपर भी जो है जीएसटी दे दो। दोनों के ऊपर, दोनों सर्विसेज के ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। बार्टर के केस में ऐसा नहीं होगा कि अगर कैश नहीं आया तो सेल नहीं हुई। यहाँ पे बार्टर के ऊपर हम जो है आज की क्लास खत्म करते हैं। रेस्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम बार्टर के आगे एक्सचेंज और ये डिस्टिंक्ट पर्सन और आगे के जो और पर्सन है वो सब हम अगली क्लास में कवर करेंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू। गुड नाइट। थैंक Good यू। night, sir.